आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि वृषण का एक जोड़ा, एक्सेसरी डक्ट्स यानी कि सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और कुछ बाह्य ज्ञानेंद्रियां इसमें क्या होती है? शामिल होती हैं इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। और ये क्या चीजें हैं इसी के बारे में हमने इस टॉपिक में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है। तो देखिए इसका आज हम टेस्टिस को ही पढ़ेंगे। पहले हम सारे नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यूरेटर मूत्र वाहिनी, ये किडनी से आती है। इसके अलावा शुक्राशय वास डिफरेंसिया, ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। इसके बाद शुक्रवाहक वास डिफरेंस, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद शुक्राशय सेमाइनल वेसाइकल्स, ये शुक्राशय और इसका सेमाइनल वेसाइकल्स इस साइड से यहाँ देखिए, ठीक है। हाँ, जो ये वाला डायग्राम है ये पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणि क्षेत्र का आरेख होता है। यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारे पेल्विस रीजन में स्थित होता है, यानी कि श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। और ये इंटरनल डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ठीक है। और जो ये वाला है पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय दृश्य आंतरिक संरचनाओं की दर्शाने वाला वृषण का अनुदैर्ध्य काट, ये कैसी काट है? अनुदैर्ध्य काट है। देखिए ये प्रोस्टेट है, यहाँ पर प्रोस्टेट देखिए, ये पंखुड़ी जैसी रचना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये देखना आप छोटी सी प्रोस्टेट के नीचे से, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे ये क्या काम करते हैं। इसके अलावा वासा डिफरेंसिया, ये देखिए, ठीक है। ये इपिडिडाइमिस है, ये इपिडिडाइमिस है, अधिवृषण है, ठीक है। इसके अलावा यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, और इसका जो यूरेथ्रा है ये है यहाँ से, और ये टेस्टिस है, और ये सबसे नीचे क्या है? स्क्रोटम है, ठीक है भाई। तो अब जो टेस्टिस यानी कि वृषण और स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश, ठीक है। तो जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम वृषण कोश का कार्य क्या होता है? देखो वृषण कोश करता क्या है, सबसे पहले तो समझ जाइए। जो ये स्क्रोटम या ये टेस्टिस है, जो टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। हम कहते हैं कि शरीर में उदर गुहा जो होती है, शरीर की उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ये बाहर एक थैली जैसी रचना होती है, उसमें टेस्टिस स्थित होते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी रचना होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। और इस थैली जैसी रचना के अंदर ही क्या होते हैं? वृषण स्थित होते हैं। स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश, ठीक है। अब ये स्क्रोटम का कार्य क्या है भाई? स्क्रोटम क्यों आवश्यक है? ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ही बाहर स्थित क्यों होता है? टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रखा गया? उदर गुहा के बाहर क्यों रखा गया? इसको उदर गुहा में ही क्यों नहीं रखा गया? क्यों स्थित, क्यों ये मतलब उदर गुहा के अंदर ही क्यों नहीं रहता है, ये बाहर क्यों रहता है? देखो होता क्या है कि जो ये टेस्टिस होते हैं इसमें स्पर्म बनते हैं भाई। अभी आगे देखिएगे, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यहाँ पर। और हमेशा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी कि लगभग कितना कम टेम्परेचर चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए, ठीक है। तो स्क्रोटम क्या करता है? बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है और ये कंट्रोल करता है टेस्टिस के टेम्परेचर को। यानी कि सीधी सी बात है कि स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है इसके टेम्परेचर को। और लगभग कितना रखता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखता है स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को। तो यहाँ पर ये टेस्टिस देख रहे हैं आप, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है? रेटे टेस्टिस होते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। तो इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं हम आगे, ठीक है। और टेस्टिस के ही बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो जो टेस्टिस होते हैं बच्चों, टेस्टिस ये होते हैं मेल गोनाड्स। इसको हम मेल गोनाड्स भी कहते हैं। मैं पहले वाले लेक्चर में ही बता चुका हूं। जो गोनाड्स का मतलब होता है मेल गैमेट्स, ठीक है। तो जो टेस्टिस होते हैं इनको हम मेल गोनाड्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेल गोनाड्स कहेंगे। वयस्कों में जो ये होते हैं ये ओव्यूल शेप के होते हैं, ये अंडाकार होते हैं, ठीक है ना। जो टेस्टिस होते हैं ये लगभग कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये
ओवरी के होमोलॉगस होते हैं, ओवरी के होमोलॉगस होते हैं कौन, टेस्टिस, अंडाकार होते हैं। और जो वृषण होता है इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वृषण की जो लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो विड्थ होती है, तो विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है ना। और ये देखो जो ये होता है टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर से एक डेंस कवरिंग होती है, एक सघन आवरण होता है। और ये आवरण 3 लेयर होती है इसमें, एक होती है ट्यूनिका वेजिनिलिस, दूसरी होती है ट्यूनिका एल्बुजेनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ये 3 लेयर होती है। तो सीधी सी बात, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये बाहर से एक डेंस लेयर होती है, एक सघन आवरण होता है किसमें, टेस्टिस में, ठीक है। आगे देखिए, अब जो ये टेस्टिस है, यहां पर देखिए प्रत्येक टेस्टिस में हर एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है ना। और इन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये लॉब शेप स्ट्रक्चर है ना, लॉब शेप स्ट्रक्चर। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये लगभग संख्या में 250 होते हैं, एक कक्ष होते हैं, ये 250 होते हैं कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है भाई। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। देखो ये इसके अंदर ये क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये क्या है, ये देखिए, ये नलिका जैसी रचनाएं है ना, ट्यूब्यूल्स है। तो ये इसके अंदर ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये नलिकाएं होती हैं, हाईली कॉइल्ड, बहुत अधिक कुंडलित होती हैं ये आपस में, इस तरह से कुंडलित होंगी ये आपस में, जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, अति कुंडलित होते हैं। देखो सेमिनी, आप नाम से ही लग रहा है, सेमिनी यानी कि सीमेन, स्पर्म, और ट्यूब्यूल्स यानी कि नलिकाएं, यानी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, इन्हीं में क्या होता है, शुक्राणु पैदा होते हैं, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही शुक्राणु पैदा होते हैं, समझ गए ना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है, ये 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगर आप कोई मेडिकल नीट की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कौन सी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी नलिकाएं हैं जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। ये इसके अंदर भी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है, एक होती है मेल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरी होती है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। एक होती है मेल जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल। देखो अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो स्पेलिंग पे मत जाइए, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सर्टोली सेल, वैसे तो सही है स्पेलिंग, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, ये 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं भाई, ठीक है ना। अब जो ये मेल जर्म सेल होती हैं, यानी कि मैं इनको कह सकता हूं नर जर्म कोशिकाएं। तो जो ये नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ठीक है। क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। हाँ एक चीज और है, जो ये मेल जर्म सेल होती है, इनको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो मेल जर्म सेल होती है इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। इसका अगला नाम क्या है, चलो आगे देखते हैं, आगे मैं लिख के बता दूंगा आपको, स्पर्मेटोगोनिया। और इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप
इस मेल जर्म सेल में ही क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी दो कोशिकाएं होती हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली कोशिकाएं। और मेल जर्म सेल से क्या होती है, स्पर्म, सूत्रीय विभाजन के बाद स्पर्म बनते हैं। और सर्टोली सेल जो होती है, सर्टोली सेल क्या होती है, जो ये जर्म कोशिकाएं होती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यानी कि पोषण प्रदान करती है। सर्टोली सेल का काम क्या है, पोषण प्रदान करना मेल जर्म सेल को, या मेल हम कहते हैं, या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को। अब क्या है कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इनके बीच में देखो ये रिक्त स्थान दिख रहे होंगे आप, ठीक है ना। इस रिक्त स्थान को, ये बाहरी क्षेत्र है, जो ये प्रत्येक ट्यूब्यूल देखे ये है, ये प्रत्येक ट्यूब्यूल्स है, और इसके बाहर से ये रिक्त स्थान है बाहरी क्षेत्र में, ठीक है। इस रिक्त स्थान को कहते हैं अंतराली अवकाश, अंतराली अवकाश, या फिर हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, यहाँ पर अंतराली अवकाश होता है, इसमें तो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ रक्त वाहिकाएं होती हैं, और इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो होती है लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है ना। लीडिंग कोशिकाएं, यहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीडिंग सेल्स जो होती है, लीडिंग सेल्स टेस्टिकुलर हार्मोन को सीक्रेट करती है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पर सिंथेसिस होता है, यहाँ पर टेस्टिकुलर हार्मोन्स का सिंथेसिस बनता भी है और उसका सीक्रेशन भी होता है। कहां पर, लीडिंग सेल्स में, ये बाहर जो स्थित होती है, ठीक है। यानी कि इसको हम टेस्टिकुलर हार्मोन कह सकते हैं, या मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स कहां पर बनता है, लीडिंग सेल्स में बनता है, मेल सेक्स हार्मोन में, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने थोड़ा इसको लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने कहा था पुरुष जनन तंत्र, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन में स्थित होता है, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो होता है एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और बाह्य ज्ञानेंद्रियां, एक्सेसरी डक्ट्स, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। तो हमने टेस्टिस के बारे में आज पढ़ा, कल हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टिस शरीर में उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैले समान रचना स्थित होती है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, और जिसमें वृषण कोश या जिसे वृषण कोश या स्क्रोट्रम कहते हैं। और स्क्रोटम टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। और अर्थात वृषण कोश टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको स्टार लगा दिया मैंने, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई ये, ठीक है ना। भले यहाँ अगर आप कोई नीट 2021 की तैयारी कर रहा है, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो ये 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। कि ये क्या करता है, स्क्रोट्रम का कार्य होता है कि बॉडी टेम्परेचर से शरीर के तापमान से 2.5 सेंटीमीटर तापमान को कम रखना, ठीक है, जिससे कि शुक्र जनन में सहायता हो सके, जिससे वहां पर स्पर्म बन सके, क्योंकि स्पर्म के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। देखो टेस्टिस, स्क्रोटम समझ में आ गया ना। अभी बताया था स्क्रोटम क्या है, वृषण कोश। अब आता है वृषण यानी कि टेस्टिस। मेल गोनाड्स कहते हैं, वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। ये वृषण क्या होता है, अंडाकार होते हैं, और होमोलोगस, ओवरी के होमोलोगस होते हैं। वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसमें क्या होता है, सघन आवरण, डेंस आवरण से ये क्या होता है, स्तरित होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष होते हैं, लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक अति कुंडलित हाई कॉइल्ड शुक्र जनन नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्थित होते हैं, ठीक है, जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं, अब तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर भी क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं स्तरित होती हैं, या 2 कोशिकाएं होती हैं, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं,
आगे देखिए, ठीक है। ये नर जर्म कोशिकाएं, मेल जर्म सेल्स जो होती हैं, इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, मियोसिस होता है, ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जर्म, मेल जर्म सेल या मेल जर्म सेल्स या नर जर्म कोशिकाएं जिनको मैंने कहा है। और सर्टोली सेल जर्म कोशिकाओं को पोषण, जो ये जर्म कोशिकाएं जिनमें स्पर्म बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं, उनको पोषण प्रदान करती है। कौन? सर्टोली कोशिकाएं हैं, ठीक है। आपके पास विकल्प में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्राणुओं का निर्माण करता है? विकल्प में आ गया नर जर्म कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? जर्म कोशिकाओं में होता है। सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं ताकि जिससे कि ये शुक्राणु का निर्माण कर सके, ठीक है। इसके अलावा शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को, अब जो शुक्र जनन नलिकाएं को जो बाहरी क्षेत्र मैंने आपको बताया था, उसको अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती हैं, और इसके अलावा लीडिंग सेल होता है जो मैंने अभी बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, और इंटरस्टिशियल सेल्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके लीडिंग कोशिकाएं टेस्टिकुलर हार्मोन को संश्लेषित करती हैं, संश्लेषित और स्रावित करती हैं। कौन? लीडिंग कोशिकाएं टेस्टिकुलर हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन को, एंड्रोजन्स को क्या करती है? सिक्रेशन करती है। एंड्रो सिक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है और सिंथेसिस भी करती है, ठीक है, बनाती भी है, ठीक है। अब आता है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन, और दूसरा सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। देखिए, टेस्टिस से ही मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है और सिंथेसिस वही होता है, ठीक है। अब आता है, देखो, अब देखो ये स्पर्म तो बन गए हैं भाई टेस्टिस के अंदर। अब इन स्पर्मों को क्या करना है? टेस्टिस से बाहर लाना है। अब जैसे कि कोई फैक्ट्री है भाई, वहां पे टॉफी बन रही है, तो क्या होगा? अगर उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पर टॉफियों की जमा हो जाएगी, काम करने में मुसीबत होगी। तो ऐसे ही यहां पर भी होती है कि अब स्पर्म तो बन गया है, अब जरूरी है कि वो स्पर्म बाहर निकले ताकि और स्पर्म वहां पर बन सके। तो अब स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालने का कार्य होता है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स का, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाओं का। और ये सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती है? रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, सहायक नलिकाओं के बारे में, ठीक है।